Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 44. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Now let us see the first question of today's video. Whose first published works of fiction, the three scenes of clerical life were acclaimed by reviewers? George Meredith. तो यहाँ पूछा गया है कि हुज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, किसका वो पहला पब्लिश्ड वर्क है, वो भी फिक्शन के कैटेगरी में, जिसमें क्या दिया गया, थ्री सेंस ऑफ कलरिकल लाइफ बताया गया है। तो वो है जॉर्ज मेयरडिथ का। क्या वर्क है? द थ्री सेंस ऑफ कलरिकल लाइफ। ये वर्क है जॉर्ज मेयरडिथ का और रिव्यूअर्स के द्वारा इसके बारे में एक्लेमेशन भी मिला हुआ है। तो ये फर्स्ट वर्क है जॉर्ज मेयरडिथ का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Queen Elizabeth was so pleased to read a novel by Mary Ann Evans that she commissioned 2 paintings of scenes from it. Name the novel. एडम बेड। देखिए, क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो इस नॉवेल को पढ़कर बहुत खुश हो गई थी। ये नॉवेल किसका है? मैरी एन इवांस का नॉवेल है और इसीलिए इस नॉवेल में जो सीन दर्शाए गए हैं उसमें से 2 पेंटिंग्स इन्होंने बनवाए हैं क्वीन एलिजाबेथ ने। तो याद रखेंगे, यही पॉइंट्स इसमें बताया गया है। तो मैरी एन इवांस का वर्क है एडम बेड और इसको क्वीन एलिजाबेथ पढ़कर बहुत खुश हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये 2 पेंटिंग्स बनवाती हैं इसी नॉवेल के सीन में से। क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ऑफ जॉर्ज एलियट्स नॉवेल मैगी टुलिवर अपीयर्स एज द सेंट्रल वुमेन कैरेक्टर? जॉर्ज इलियट के नॉवेल में वो कौन सा नॉवेल है जिसमें मैगी टुलिवर नाम की सेंट्रल कैरेक्टर है एंड शी इज फीमेल कैरेक्टर? मील ऑन द फ्लॉस। दिस इज द वर्क ऑफ जॉर्ज इलियट और ये इनका नॉवेल है। इसमें मैगी टुलिवर नाम की कैरेक्टर है एंड शी इज सेंट्रल वुमेन कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4. मिडिलमार्च पब्लिश्ड इन 1871 to 72, which is very closely related to the determining spirit of the age, is set in the years 1829 to 33. मिडिलमार्च पब्लिश्ड होता है 1871 to 72 में और ये क्लोजली रिलेटेड है किससे? उस टाइम पीरियड से। ठीक है, जिस टाइम पीरियड में ये पब्लिश्ड होता है। तो ये किस ईयर में सेट होता है? 1829 to 32। इस नॉवेल की सेटिंग 1829 to 32 की है, जबकि ये पब्लिश्ड होता है 1871 to 72 में। क्वेश्चन नंबर 5. Whom does Dorothea marry in the end in Middlemarch? मिडिलमार्च वर्क में डोरोथिया लास्ट में किसके साथ मैरी करती हैं? तो दैट इज लेडिस्ला। क्वेश्चन नंबर 6. Who is the first lover of Dorothea whom she rejects in Middlemarch? तो it is the question here for you that कि who is the first lover of Dorothea जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मिडिलमार्च नाम के वर्क में? तो च्यूथम। डोरोथिया जो कैरेक्टर है ये मिडिलमार्च नाम के वर्क में है and she rejected the proposal of Chewtham. Question number 7. It is George Eliot's most cosmopolitan novel, dealing with the contrast between the sensibility of a pampered and limited English aristocracy and this of despised but intense Jewish outsiders. Which novel are we referring to? Daniel Deronda. जॉर्ज इलियट का ये मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन नॉवेल है जिसमें कंट्रास्ट दिखाया गया किसके बीच में? सेंसिबिलिटी ऑफ अ पैम्पर्ड एंड लिमिटेड इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी। तो जो इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी है उनके बीच में एक कंट्रास्ट प्रेजेंट किया गया है और ये जो नॉवेल है वो ज्यूइश आउटसाइडर्स के लिए है। तो इसमें कौन है? इस जो नॉवेल है ये क्या है? तो डेनियल डिरोडा है। तो याद रखेंगे जॉर्ज इलियट का वर्क है डेनियल डिरोडा। क्वेश्चन नंबर 8. The leading philosopher and ardent advocate of the extension of democracy who wrote the essay on liberty is John Stuart Mill. देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में कहा गया है कि ये ऑथर हैं एसे के ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी नाम का एसे इन्होंने लिखा है
और ये कौन थे? ये एक लीडिंग फिलोसफर थे और साथ ही में अर्डेंट एडवोकेट भी थी, किसके? डेमोक्रेसी के एक्सटेंशन को लेकर। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है डेमोक्रेसी के फेवर में थे और इन्होंने एक एस्से भी लिखा ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट कल्चर एंड एनार्की प्लेफुली dividing English society into three constituent classes: a barbarian aristocracy, a Philistine bourgeoisie, and an unlettered populace? तो that is Matthew Arnold. मैथ्यू अर्नल्ड ने अपना फेमस वर्क लिखा कल्चर एंड एनार्की। इसमें इंग्लिश सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है बारबेरियन एरिस्टोक्रेसी, दूसरा है फिलिस्टाइन बोर्गेसी और थर्ड वन इज अनलेटेड पॉपुलेस। Question number 10. O born in days when winds were fresh and clear, and life ran gaily as the sparkling Thames. Before this strange disease of modern life, with its seek hurry, its divided aims, its heads overtaxed, its pursuits hearts was rife. This is an extract from Arnold's Scholar Gypsy. तो ये जो एक्सट्रेक्ट है ये मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है स्कॉलर जिप्सी। वहीं से इस एक्सट्रेक्ट को बोरो किया गया है। कहाँ से? स्कॉलर जिप्सी का ये एक्सट्रेक्ट है और ये स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ हिज पोएम्स अर्नोल्ड रिटर्न्स टू द कंटूर्स ऑफ द Oxfordshire landscape but now imbues them with reminiscences of the Greek and Roman pastoral tradition? तो that work is Thyrsis. ये मैथ्यू अर्नोल्ड का पोएम है जिसमें इन्होंने ऑक्सफोर्ड लैंडस्केप के जो कंट्रोल से उसकी तरफ रिटर्न हुआ है, मतलब उससे रिलेटेड इन्होंने लिखा है एंड इट इज अ पेस्टोरल पोएम है और किस ट्रेडिशन में? ग्रीक एंड रोमन पेस्टोरल ट्रेडिशन में। क्वेश्चन नंबर 12, Amos de Voyage, a sequence of verse letters, is the best known poetry of आर्थर ह्यूग क्लॉक। देखिए आर्थर ह्यूग क्लॉक जो है इन्होंने लिखा है एमस डी वोयाज नाम का एक वर्स लेटर्स, मतलब ये पोएम है। एमस डी वोयाज इनकी पोएम है आर्थर ह्यूग क्लॉक की और ये सीक्वेंस में है वर्स लेटर्स के सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 13, in 1860 A.H. Clarke had started a series of essays in Cornhill magazine concerning the economic and social integrity of mid-Victorian England, but was obliged to stop it soon. In 1862, it appeared as a book entitled Unto the Lost. देखिए आर्थर ह्यूग क्लॉक ने 1860 में एक एसे की सीरीज स्टार्ट की थी कॉर्नहिल मैगजीन में और उसमें इन्होंने जो इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रिटी है मिड विक्टोरियन इंग्लैंड का वो उन्होंने प्रेजेंट किया था। फिर इसको इन्होंने मजबूर होकर रोक दिया और ये जो वर्क है जो एसेस की सीरीज है एक बुक के फॉर्म में अपीयर्ड होता है 1862 में और उसका जो टाइटल होता है अनटू द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एसेस सच एज मॉडर्न पेंटर्स स्टोर ऑफ वेनिस एक्सेट्रा? तो जो एसेस है मॉडर्न पेंटर्स स्टोर ऑफ वेनिस इसके ऑथर्स कौन है? तो रस्किन है, याद रखेंगे कौन है? रस्किन, मॉडर्न पेंटर्स स्टोर ऑफ वेनिस के और ये एसेस है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टाइटल ऑफ रस्किन्स डिग्रेसिव एंड इवेसिव ऑटोबायोग्राफी प्रेटेरिटा? रस्किन की डिग्रेसिव और इवेसिव ऑटोबायोग्राफी है प्रेटेरिटा। Question number 16. The Oxford movement in the Victorian period started in the early 1830s. विक्टोरियन पीरियड में एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये कब स्टार्ट होता है? अर्ली 1830s में। Question number 17. One of the most articulate and influential disciples of the Oxford movement who authored some 150 works and most notable The Year of Redcliffe and the Trial is C.M. Young. देखिए सीएम यंग जो है जो विक्टोरियन पीरियड में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें से बहुत ही ये इन्फ्लुएंशियल डिसिपल्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिसिपल्स हैं और इन्होंने कहा जाता है इनके बारे में कि लगभग इन्होंने 150 वर्क्स को ऑथर किया है और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है द ईयर ऑफ रेडक्लिफ, द ट्रायल। तो
तो ये कौन है? सीएम यंग है। सीएम यंग के बारे में ही ये बातें कही गई हैं। He too belonged to the Oxford movement which is started during Victorian period. Question number 18. A dominant figure amongst the regional leaders of the Oxford revival who wrote the novel Loss and Gain is J.H. Newman. देखिए ऑक्सफोर्ड जो मूवमेंट है उसी से रिलेटेड है J.H. न्यूमैन और ये भी डोमिनेंट फिगर हैं उस टाइम पीरियड के। इन्होंने एक नॉवेल लिखा है लॉस एंड गेन, तो याद रखेंगे लॉस एंड गेन किसका नॉवेल है? J.H. न्यूमैन का। और ये ऑक्सफोर्ड रिवाइवल से बिलोंग करते हैं। डोमिनेंट ये लीडर्स हैं उस मूवमेंट के, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। क्वेश्चन नंबर 19. विच इज द नॉवेल ऑफ लेविस कैरोल? अलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ये लेविस कैरोल का वर्क है, अलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। बहुत ही खूबसूरत इनका वर्क है और फेमस भी है। क्वेश्चन नंबर 20. Who wrote the importance of being earnest, mocking at the mid-Victorian confidence and earnestness? ऑस्कर वाइल्ड। देखिए ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और इसमें इन्होंने क्या किया? मॉक किया है जो मिड विक्टोरियन कॉन्फिडेंस और अर्नेस्टनेस है उस पे इन्होंने सिटायर करते हुए, मॉक करते हुए ये वर्क लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट। किसने? ऑस्कर वाइल्ड ने। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।